Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named India, Location, Physical Features and Climate. What we are going to read in this chapter about the location, about the physiographic divisions, about the climate of India and the cycle of seasons and about distribution of rainfall. ओके बच्चों, आपको सबको पता है इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और जो इंडिया की लैंड है वो भी अनइवन है. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है और इस तरीके से कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं. जो इंडिया की लैंड है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी में आप देखने को मिलेगी और अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. एंड सो इट इज़ नेचुरल दैट वी फाइंड डाइवर्सिटीज इन रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड इन द वेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन डिफरेंट रीजन्स. इसलिए इतनी सारी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का खान पान अलग होता है, रहना सहना अलग होता है, यहाँ की जो वेदर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है, रेनफॉल जो है वो डिफरेंट होती है. तो उसी तरीके से वेजिटेशन, एनिमल भी डिफरेंट होते हैं. लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद दिस यूनिटी इज रिफ्लेक्टेड इन फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स दैट बाइंड्स अस इनटू अ ग्रेट नेशन. और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी सारी लैंडफॉर्म अलग अलग होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद इंडिया क्या है, एक है, यूनाइटेड है. और वो हमें दिखाई देता है इंडिया के फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में. नाउ वेयर इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है एंड इंडिया ऑक्यूपाइज अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर with a population of more than 1 billion. It is the 7th largest country in the world in terms of area. In Asia, India is the 3rd largest country. Find out which are the first two. ओके तो इंडिया जो है थर्ड, एशिया में थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है. आपको फाइंड आउट करना है इससे पहले कौन है, यानी एशिया में एशिया में फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है. India is bounded by the Arabian Sea on the southwest and by the Bay of Bengal on the southeast. As you can see in the map given above, these are the extension of the Indian Ocean which lies to the south of India. 1/3, about 7,516 kilometer of India's border is coastline. This also include India's islands. और ये हमारा यहाँ नीचे इंडियन ओशियन है एंड ये इंडिया की कोस्ट लाइन है क्योंकि इंडिया क्या है, पेनिनसुलर है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. तो इतनी लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन है. और इसके अलावा क्या है, इंडिया में और भी आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं. ओके, नाउ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोकेटेड है एंड दैट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. There is a difference of almost 30 degrees in both latitudinal and longitudinal extent. और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहाँ से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो 82.5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है. और कहाँ से पास आउट होता है, इलाहाबाद यूपी से, एक नैनी एक प्लेस है वहाँ से ये पास आउट होता है. इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स नेमली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 degree north passes from the middle of the India, specifically from Jabalpur, Madhya Pradesh, and it divides the whole country into almost 2 equal halves. The northern end
The northern and southern portions fall in the temperate and tropical region respectively. Hence, India experiences both tropical and temperate climate, but more preferably, the geographers call the climate of India as monsoon type. Tropic of Cancer passes through 8 states, namely Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, त्रिपुरा एंड मिजोरम. जो इंडिया है उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट करता है, जो इंडिया को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. इसीलिए जो इंडिया है उसके हर एक स्टेट में अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग क्लाइमेट है. तो इस तरीके से इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट भी है और कुछ रीजन्स जो है वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है. लेकिन इसके बावजूद जो जियोग्राफर्स हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को कहते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट. ओके, क्योंकि मॉनसून के कारण यहाँ पर वेदर चेंज होते हैं, इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट रेफर करते हैं. जो बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है वो कहाँ से पास आउट करती है? 8 स्टेट से पास आउट करती है. कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम. India is a union of 29 states and 7 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. India is the 7th largest country in the world. Now, come to the physiographic divisions. India को according to physiography 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. Northern mountains, Northern plains, the peninsular plateau, the coastal plains and the island groups. Come to the first, the northern mountains. This consists of the Karakoram and Himalaya range. The Karakoram ranges enters India in Kashmir and moves eastward into Tibet, where it is known as Kailash range. It includes the plateau of Akstain. The southern part of India is a large peninsula bound by seas on 3 sides. The Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south. The lofty Himalayas in the north separate it from the rest of Asia. नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो माउंटेन्स कराकोरम एंड हिमालय रेंजेस हैं वो हमारी कौन सी माउंटेन है? नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं. कराकोरम रेंजेस जो है वो कश्मीर से शुरू होती है और तिब्बत में जिनको कैलाश के नाम से जाना जाता है वहाँ तक लोकेटेड है. एंड इट इंक्लूड द प्लेट्यू ऑफ एक्सटाइन ऑल्सो. द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, सी से, ओशियन से घिरा हुआ है. और जो लॉफ्टी हिमालयाज हैं यानी कि जो हमारी नॉर्दर्न माउंटेन है वही इंडिया को सेपरेट करती हैं रेस्ट ऑफ द एशिया. The Siachen and Baltoro are important glaciers here. The Ladakh and Jaskar ranges lie in the south of Karakoram on either side of river Indus as it flows from the northeast to the northwest. Now, did you know? In the past, the Indian plate moved northward into the Eurasian plate. The Himalayas are a result of collision between these 2 plates. पास्ट में क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी और हिमालय जो है इन दोनों प्लेट का जब कॉलिजन होता है, टकराव होता है, उसी से हिमालय निकले हैं. इट इज़ बिलीव दैट द नॉर्थवर्ड मूवमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव अर्थक्वेक्स इन द सब कॉन्टिनेंट. सो द हिमालयाज आर ग्रोइंग इवन नाउ. और ऐसा माना जाता है, जियोग्राफर का कहना है, अभी भी ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है जिसके कारण हिमालय उत्पन्न हुए हैं वो अभी तक कंटिन्यूअस है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है. इसीलिए हम नॉर्थ साइड में इतनी फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक को हम महसूस कर पाते हैं और जो हिमालयस हैं अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स. नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द हिमालयाज.
The Himalayas extend from the river Indus in the west to the Brahmaputra in the east. हिमालयाज जो हैं वेस्ट में रिवर इंडस से लेकर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए हैं. दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर इन द शेप ऑफ एन आर्क. They vary in width from 400 किलोमीटर in the west to 100 किलोमीटर in the east. वेस्ट में इनका जो एरिया है वो ब्रॉड है 400 किलोमीटर और ईस्ट तक जाते जाते जो हिमालयाज हैं उनकी स्प्रेड क्या हो जाती है 100 किलोमीटर हो जाती है. दे आर हायर इन द ईस्ट where some of the world's very high peaks are located. Mount Everest in Nepal is the highest peak in the world, while Kanchenjunga is the highest Himalayan peak in India. और इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा. और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट वो कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है. दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन हिमालय. Some important low-lying gaps or passes in the Himalayas serve as important land routes into China and Tibet. Some of the important passes are Shipkila in the Satluj Valley in Himachal, Bomdila in Arunachal Pradesh, and Nathula in Sikkim. The word's La means pass in the Tibetan language. और बहुत सारे हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं. पासेस मीन्स रास्ते हैं जो कि अलग अलग कंट्री को हमसे क्या करते हैं? लिंक करते हैं. From north to south, the Himalayas consist of 3 parallel ranges, namely the Himadri, Himachal and Shivalik. सबसे ऊपर की जो रेंज है that is हिमाद्री, उसके बाद मिडल रेंज है हिमाचल और सबसे जो लोअर पार्ट है हिमालय का that is named as शिवालिक. इनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ते हैं. फर्स्ट इज हिमाद्री. हिमाद्री नाम से ही आपको पता लग रहा है द ग्रेटर हिमालयाज. हिम यानी बर्फ से ढके हुए और they are extreme north of India. They are snow covered for most of the year, being 6,000 meter above sea level on an average. Melting snow from the peaks provide water for the great rivers of the northern plains all the year round. हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं. इसी कारण बहुत सारी जो रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाद्री से, हिमाद्री रेंजेस से, ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट होती है. सेकेंड हिमालयस हैं हिमाचल और द लेसर हिमालयस. हिमालयस लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री. हिमाद्री के बाद नेक्स्ट क्या आते हैं? लेसर हिमालयस या फिर हम मिडल हिमालयस बोल सकते हैं और वी कैन से हिमाचल रेंज. दे are covered with forest on their slopes. These mountains are about 4,000 to 5,000 meter above sea level in height. और ये फॉरेस्ट से घिरे होते हैं. इनके जो स्लोप्स हैं वहाँ पर बहुत घने फॉरेस्ट आप देखोगे और इनकी जो एवरेज हाइट होती है सी लेवल से दैट इज़ फ्रॉम इन बिटवीन 4,000 to 5,000 meter. Many important hill stations such as Shimla, Nainital, Mussoorie, Dalhousie and Darjeeling are located in the Himachal range. Some important valleys in the lesser Himalayas are Kullu, Kashmir, Kangra and Dehradun. They are known for their scenic beauty and cool climate. और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर वैलीज और ये माउंटेन हिल स्टेशंस है. यहाँ पर लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ब्यूटीफुल आप सीन्स देख सकते हो नेचर के और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? कूल क्लाइमेट होता है. The lesser Himalayas are also well known for their forest reserve. और also यहाँ पर forest reserves हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. नेक्स्ट थर्ड रेंज जो है that is शिवालिक और the outer Himalayas. सबसे नीचे के जो हिमालयाज हैं that is southern most Himalaya ranges are called शिवालिक range. On an average it is 900 to 1100 meter above sea level. Being made up of mud, silt and stones, it is prone to earthquake and landslides. और ये जो हैं लोअर या आउटर हिमालयाज जो हैं मैड सिल्ट या स्टोन के बने होते हैं. इसी कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं. द रीजन ऑफ द बेस ऑफ शिवालिक इज नोन एज द तराई एंड रिसेंटली द फॉरेस्ट इन द तराई रीजन हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन. जो बेस रीजन है शिवालिक का उसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो तराई के फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया गया है कल्टीवेशन के लिए.
This region of Himalaya is famous for the presence of longitudinal valleys or dunes. In fact, Dehradun is one such dune located in this range. और जो ये आउटर हिमालयाज हैं वो किस लिए फेमस है? वैलीज या दून्स के लिए फेमस हैं, जैसे कि देहरादून दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन शिवालिक रेंज. The northern extensions of the Himalayas is called पूर्वांचल. और नर्दर्न एक्सटेंशन यानी ईस्ट की तरफ जो हिमालयाज हैं उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है. They are not as high as the Himalayas and they run in a north-south direction through the state of Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. Another extension stretches along the Bangladesh-India border marked by the Garo, Khasi and Jayanti hills. These all are including in Himalayas. Now next is the northern plains. फर्स्ट लैंडफॉर्म की हमने बात की हिमालयाज की. सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. दे आर एक्सटेंसिव लो एंड फ्लैट. लो एंड फ्लैट लैंड होती है और ये कैसे बनते हैं? जो रिवर हिमालयाज से निकलती हैं या तिब्बतन प्लेट्यू से जो रिवर निकलती हैं वो अपने साथ बहुत सारी एल्यूमिनियम सॉइल बहा कर लेके आती हैं और वो वहाँ पर डिपोजिट हो जाती है. इसी कारण ये फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं. दीज प्लेन्स आर मेनली डेवलप्ड बाय रिवर जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries. Three main river basins can be identified in northern plains. They are the Indus basin, the Ganga basin and the Brahmaputra basin. फर्स्ट हम बात करते हैं इंडस बेसिन की. इंडस बेसिन कैसे बना है? जो डिपोजिशन, जो एल्यूवियम सोइल रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज बहा कर लेकर आती हैं और डिपॉजिट करती हैं, उससे इंडस बेसिन बना है. द मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान. द इंडियन पोर्शन इज लोकेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा. सेकेंड बात कर रहे हैं हम गंगा बेसिन की. गंगा बेसिन जो नॉर्दर्न प्लेन का 1/4 एरिया है एंड मैनी लार्ज स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूट देयर waters to Ganga and Yamuna which join at Allahabad. The Ganga basin is very fertile, hence a variety of crops are cultivated here. गंगा बेसिन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बेसिन है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जा सकती हैं. Many old trending towns and big cities are located on the banks of river in the Ganga basin. For instance, Kolkata is located on the banks of river Hooghly, which is a distributary of Ganga. बहुत सारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं, ट्रेड टाउन्स हैं और स्केयर जो सिटीज़ हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? बैंक ऑफ रिवर गंगा बेसिन या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे लोकेटेड हैं. जैसे कि कोलकाता की हम बात करें, जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर हुगली है उसके किनारे कोलकाता है. And as the land in the Ganga basin is flat, there is an excellent network of roads and railways in northern plains. Agro-based and many other industries also flourish in the Ganga basin. For all these reasons, this river basin is densely populated. और इसी कारण यहाँ पर खेती करना आसान है. यहाँ पर वाइड नेटवर्क है रोड एंड रेलवेज का, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर सिचुएटेड हैं, इसीलिए जो गंगा बेसिन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. थर्ड बेसिन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्र बेसिन. ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे बना है? बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स इन लेक मानसरोवर इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज. कहाँ से ऑरिजिनेट, कहाँ से होती है, कहाँ से ये नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी लेक से? मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में लोकेटेड है. उसके बाद 3 कंट्री से पास आउट होती है, China, India and Bangladesh. In India, it drains the states of Arunachal Pradesh and Assam. This river is known as Sangpo in China. सांगपो में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं चाइना में. और बांग्लादेश में इट जॉइंड बाय द गंगा नोन हेयर एज पद्मा. और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये आकर गंगा नदी के साथ मिल जाती है. एंड फ्रॉम द बांग्लादेश एज मेघना और जमुना. तीस्ता इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. और उसके बाद जब इंडिया में एंटर करती है दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र. और तीस्ता इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी, उसी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता.
The Ganga-Brahmaputra basin lie in India for the most part. The Ganga-Brahmaputra delta is known as the Sundarbans. This is the world largest and fastest growing delta. और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, वहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, दैट इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा. नाउ थर्ड लैंडफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. To the south of the northern plains lies the peninsular plateau. Triangular in shape, it is the oldest landform in India. The peninsular plateau has two distinct parts, the Malwa plateau and the Deccan plateau. और जो peninsular plateau है हमारा, तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है. इस प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, और जिसको विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस दोनों को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं. फर्स्ट इज मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू जो है नॉर्दर्न पार्ट में आता है एंड इट इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द साउथ इज कॉल्ड द मालवा प्लेट्यू. टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज इज द थार डेजर्ट विच एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान. और उसके बाद है डेक्कन प्लेट्यू. साउथ में जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, दैट इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू. द नर्मदा रनिंग थ्रू अ नैरो वैली बिटवीन दीज टू रेंजेस एंड द तापी, दैट इज ताप्ती, रनिंग थ्रू अ वैली साउथ ऑफ द सतपुड़ाज, फ्लो वेस्टवर्ड through rocky areas before entering the Arabian Sea. The Deccan Plateau is bounded by hills on the west and east. दोनों साइड से डेक्कन प्लेट्यू के दोनों साइड क्या है? वेस्ट में भी हिल हैं और ईस्ट में भी हिल हैं. वेस्टर्न हिल्स जो हैं उनको वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के नाम से बोला जाता है. ईस्ट में जो हिल हैं उनको कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न घाट. और ईस्टर्न घाट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अन्नाई मुदी एंड दोदा बेटा. ओके, इसी तरीके से वेस्टर्न घाट को भी अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. देयर आर मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू. द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज रिवर इज द गोदावरी, नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ. इट मेक्स अ लार्ज डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गोदावरी नदी जो है एक बड़ा डेल्टा बनाती है एंड गोदावरी नदी को साउथ में गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता है. The Mahanadi, Krishna and Kaveri are the other major rivers which flow into Bay of Bengal. और इसके अलावा जो साउथ में रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं, these are also the major rivers which flow into Bay of Bengal. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंडफॉर्म की, that is the coastal plains. The Deccan Plateau is bounded by a narrow coastal plain in west along the Arabian Sea and in the east along the Bay of Bengal. West और east में Deccan Plateau के दोनों साइड में क्या हैं? coastal plains हैं. The western coastal plains extend from Gujarat to Kerala. The northern part of this plain is called Konkan, while its southern part is called Malabar. और जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण के नाम से जाना जाता है और सदर्न पार्ट को मालाबार के नाम से. इन द मालाबार रीजन अलोंग द केरला कोस्ट देयर आर मैनी लेगून्स ऑफन कॉल्ड द बैकवाटर्स. और यहाँ पर बहुत सारी लेगून्स, लेक हैं जिनको बैकवाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट अलोंग द बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न घाट के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है? हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. This is a broad plain. The river like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri pass through these plains and form deltas along the Bay of Bengal coast. The southern part of this plain is called the Coromandel coast. और southern part in plain का eastern coastal plain को क्या कहते हैं? Coromandel coast. Next हम बात कर रहे हैं islands की. The island groups. The Indian territory extends off the mainland into the Arabian Sea and Bay of Bengal
forming two islands group, that is the Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो that are located in Bay of Bengal, और scattered island है, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं because of the volcanic origin, volcanic के कारण ये आइलैंड बने हुए हैं. There are about 550 islands, 550 आइलैंड्स का ये ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. India's only active volcano is situated on the barren land. The 10-degree channel separate the Andaman Islands from the Nicobar Island. और अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्या सेपरेट करती है? 10 डिग्री चैनल इन दोनों को सेपरेट करती है, और कलेक्टिवली इस ग्रुप को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. एंड दीज आइलैंड्स हैव रिच फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी हैं. उसके बाद है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी. अंडमान एंड निकोबार कौन सी जगह सिचुएटेड थे? बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? अरेबियन सी में. द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदेवी आइलैंड्स वर रीनेम्ड द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन 1979. पहले अलग अलग इनके नाम थे, उसके बाद कलेक्टिवली इनको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम दिया गया. दीज आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन. दीज आइलैंड्स आर मोस्टली इनहैबिटेड बाय द ट्राइबल पीपल. ज़्यादातर यहाँ पर कौन रहते हैं? ट्राइबल पीपल रहते हैं. नाउ डिड यू नो, जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं दैट आर द ओरिजिन ऑफ कोरल. What are corals? Corals are tiny soft bodied marine organism. छोटे छोटे marine समुद्री organisms होते हैं ये. When these corals die, their skeleton accumulate and make various landform. उसके बाद जब ये corals die हो जाते हैं, इनकी death हो जाती है, तो जिनके जो skeleton हैं इकट्ठा मिलके वो एक landform, एक sheet बना देते हैं. That's why Lakshadweep Island is called Coral Island also. Now we will read about the climate of India. Due to its vastness, India experiences a variety of climate from hot and humid equatorial climate to cold and dry tundra type of climate. इंडिया में अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, इसीलिए अलग अलग क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंस करता है. कहीं पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं पर कोल्ड है, और कहीं पर एज ड्राई एज टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है. एंड ऑल द प्लेसेस ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विच आर अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. सी से जो दूर हैं, जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. The coastal areas of India are constantly under the influence of sea, hence the variation in the range of temperature between summer and winter is low. और coastal area जो है वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है. This is an equable type of climate. कैसा climate होता है coastal climate? Equable, यानी कि ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड. Southern India is close to the equator and also not far from the sea. जो सर्दर्न एरिया है वो इक्वेटर के पास है और सी से भी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए ये कैसा क्लाइमेट है? वार्म क्लाइमेट रहता है पूरे साल तक. द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. इसी तरीके से जो हाई माउंटेन है, हिमालय हैं, वो पूरे साल कैसे रहते हैं? वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है? कोल्ड क्लाइमेट रहता है. The Himalaya wall in the north and the prevailing monsoon exert strong influence to bring about a sort of uniformity in the Indian climate. The climate that India generally has is known as the monsoon climate. The term monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasons. Rain is brought by monsoon winds. मॉनसून क्लाइमेट इंडिया के क्लाइमेट को कहा जाता है. मॉनसून का मतलब है अरेबिक में मौसिम, दैट इज सीजन्स. इंडिया में इतने सारे सीजन्स हैं, मॉनसून हवाओं के कारण बारिश आती है, इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है. नाउ द साइकिल ऑफ सीजन्स. इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर है जगह का, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इसी तरीके से अलग अलग सीजन्स हमने नाम दिए हुए हैं. फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मॉनसून सीजन एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कोल्ड वेदर की. कोल्ड वेदर
In India, winter falls between the months of December and February. December and January are the coldest month. दिसंबर से लेके फरवरी का महीना जो होता है वो विंटर का काउंट होता है और दिसंबर और जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स. विंटर इज मोर सर्व इन नॉर्थ इंडिया देन इट इज इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. The mean temperature in the northern plains is very low, that is 10 to 15 degrees Celsius. Sometimes जो temperature है -45 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है in Leh and Ladakh and in Jammu and Kashmir. The days are warm while the nights are cold. In the Thar Desert, the night temperature falls below 0 degrees Celsius in winter. और Thar Desert में भी दिन में तो वार्म रहता है, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है. द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हाउएवर हार्डली एक्सपीरियंस विंटर. लेकिन जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जो साउथ में कोस्टल एरियाज है, वहाँ विंटर नहीं होती है. हेयर टेम्परेचर रेंज बिटवीन 20 to 25 डिग्री. इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज 6 to 7 डिग्री सेल्सियस इज हार्डली फेल्ट. इसी तरीके से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वहाँ पर भी डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो इतना डिफरेंट नहीं होता, ओनली 6 to 7 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है. विंटर इन इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली ड्राई, बट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड तमिलनाडु experience rainfall during the winter months. The northwestern parts of the northern plains experience rain or snowfall caused by cyclonic depression originating in the Mediterranean Sea. Widespread snowfall occurs in the Himalaya region. और इस तरीके से विंटर्स में कई जगह पर बारिश भी होती है, जैसे हिमालय रीजन में उस टाइम क्या होती है, स्नोफॉल होती है. और साउथ नॉर्थ वेस्टर्न के जो पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पर रेन और स्नोफॉल होती है बिकॉज ऑफ द cyclonic depression originating in the Mediterranean Sea. The northern plains also experience cold waves after these spells of snowfall. उसके बाद जब स्नोफॉल होती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में और ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवाएं वहाँ से आती हैं. Northeast monsoon winds prevail over the country at this time. They are dry winds that blow from land to sea. These winds, however, pick up moisture as they blow over the Bay of Bengal and bring rainfall to the Coromandel coast of Tamil Nadu. और जो ये ठंडी हवाएं आती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जो आती हैं, पूरी कंट्री में उस टाइम फैल जाती हैं. और ये जो ड्राई विंड है, लैंड टू सी की तरफ मूव करती हैं और उस टाइम क्या करती हैं, मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं बे ऑफ बंगाल से. और इसी कारण जब तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में बारिश होती है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेव्स. नाउ the next is the hot weather season. This season starts in early March and continues till the end of May and in some areas till the end of June. During these months, temperature starts rising and practically every part of India experience hot and dry weather. In March, temperature is around 38 degrees Celsius in the Deccan Plateau. As the heat belt moves toward north, the temperature rises up to 42 degrees Celsius to 43 degrees Celsius in Gujarat and Madhya Pradesh. During May, the day temperature may be more than 45 degrees Celsius in most northwest part of India. और गर्मी में इतनी ज़्यादा, नॉर्थ साइड में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश में. एंड द हाई टेम्परेचर कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट इन नॉर्थ वेस्ट. इट बिकम फर्दर इंटेंस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अपर एयर करंट्स टुवर्ड नॉर्थ ऑफ हिमालय. और हाई टेम्परेचर के कारण जो लो प्रेशर, वहाँ नॉर्थ वेस्ट में लो प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं एंड इस वजह से जो एयर करंट है वो नॉर्थ ऑफ हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द आफ्टरनून. दीज विंड्स लोकली नोन एज लू. और इस टाइम गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लोकली लू के नाम से जाना जाता है. Some areas get light rain which provide temporary relief from the oppressive heat. और कुछ जगह पर इस टाइम टेम्परेरी रेनफॉल होती है जो कि कुछ गर्मी से राहत दिला सकती है. नेक्स्ट इज द एडवांसिंग मॉनसून सीजन.
Advancing monsoon season. This season starts in the month of June and continues till the end of September. Due to high temperature, Northwest India becomes a seat of low pressure. हाई टेम्परेचर के कारण जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है. एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस रीजन. इसीलिए जो एयर है साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है जब वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है. दीज साउथ वेस्ट विंड्स आर द मॉनसून बियरिंग विंड्स ओवर द इंडियन ओशियन एंड द एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. और ये जो मॉनसून विंड्स होते हैं ये अपने साथ बारिश लेकर चलते हैं और जिसके कारण नॉर्थ में क्या होती है, बारिश होती है. दे पिक अप मॉइस्चर एंड व्हेन दे स्ट्राइक द नॉर्थ वेस्ट Ghats, they bring heavy rainfall to the Malabar and Konkan regions. These monsoon of the Arabian Sea move further and reach Gujarat and Rajasthan. इसीलिए जो ये monsoon bearing winds होती हैं सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्ट घाट्स हैं वहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं मालाबार कोस्ट और कोंकण रीजन्स में. उसके बाद ये मॉनसून किस तरफ जाता है, फर्दर मूव करता है गुजरात एंड राजस्थान की तरफ, वहाँ पर बारिश होती है. बट इन राजस्थान द रावरी रेंजेस स्टैंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून. हेंस द मॉनसून पास जेंटली ओवर द रीजन ऑफ कच्छ एंड राजस्थान विदाउट शेडिंग एनी रेनफॉल. व्हेन दीज विंड्स further reach the Himalaya belt, they are checked by the mountains, thus causing a good amount of rainfall over northwest इंडिया. और इस तरीके से जब गुजरात और राजस्थान की तरफ ये मॉनसून हवाएं जब पहुंचती हैं वहाँ पर अरावली रेंजेस से टकराने के कारण इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और राजस्थान में बिना बारिश किए ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है जहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज हैं उनसे टकराने के कारण नॉर्थ में अच्छी खासी बारिश होती है. The monsoon originating from the Bay of Bengal is blocked by Garo Khasi Jayanti and the East Himalaya ranges, causing heavy rainfall in northeast India. और इस तरीके से गारो खासी जयंती जो हिल्स हैं ईस्ट हिमालयाज की वो भी जो मॉनसून विंड है उनको ब्लॉक कर देती हैं और नॉर्थ ईस्ट में हैवी रेनफॉल होती है. Thereafter, this branch of monsoon gets deflected toward the Ganga Valley and goes on shedding rainfall from Assam towards Punjab, though the amount of rainfall goes on decreasing toward Punjab. Although the bulk supply of rainfall occurs during this season, yet it does not rain continuously. The rain comes with clear spells of sunshine. Manswar, located close to Cherrapunji, receives the highest amount of rainfall. During this season, the sky often remains cloudy and the relative humidity remains high with high temperature. और इस टाइम पर यानी कि मॉनसून सीज़न का जो टाइम होता है इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि धूप भी निकलती है, जो स्काई है वो क्लाउडी भी रहता है, हाई टेम्परेचर के कारण ह्यूमिडिटी हो जाती है एंड इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल भी होती है. मैनस्वाम दैट इज़ लोकेटेड इन चेरापूंजी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट इज द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन कौन सा होता है, जो बैक मॉनसून सीजन, जब मॉनसून सीजन रेनफॉल खत्म हो जाती है उसके बाद का जो सीजन आता है. दिस सीजन रन्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर. अक्टूबर टू नवंबर 2 महीने के लिए रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन आता है. इन दिस सीजन द स्काई इज यूजली क्लियर एंड ह्यूमिडिटी इज लो. एट दिस टाइम द मॉनसून स्टार्ट रिट्रीटिंग, क्योंकि जो मॉनसून है वो वापस जाने लगता है. The months of October and November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. The lower temperature on the plains give rise to gradual increase in pressure and as such the monsoon retreat from most part of North India. Tamil Nadu receives heavy rainfall from these winds during this period. और जब वापस आते हुए retreat होता है मानसून तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है. And the retreating monsoons are laden with moisture when they pass over the Bay of Bengal and cause rainfall in Tamil Nadu. The period of transition when low pressure area is transferred from northwest of India to the Bay of Bengal is marked by the formation of cyclones. इस टाइम जो पीरियड होता है ट्रांजिशन का, retreating monsoon season का, उस टाइम Bay of Bengal में क्या आते हैं, बहुत सारे cyclones आते हैं. Sometimes these
Sometimes these cyclones get such great speed that they become devastating. They cause great havoc to the life and property when they strike the east coast of India. और कई बार ये जो साइक्लोन है ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो बहुत सारी तबाही फैला देते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर। और कई बार क्या होता है, दे हिट आंध्र प्रदेश ऑल्सो, समटाइम्स ओडिशा एंड अदर पार्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. Every time they bring devastation and death in their wake. They caused havoc in Bangladesh in 1970 और इस तरीके से अलग अलग टाइम पर अलग अलग शहरों में साइक्लोन्स आए हैं जिनके कारण बहुत सारी तबाही हुई है. ओके, नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. The distribution of rainfall in India is highly uneven. The amount of rainfall varies not only from season to season but also from place to place. सीजन में तो होता ही है डिफरेंस. बारिश में मानसून सीजन में बहुत सारी बारिश होती है, हॉट सीज़न में ज़्यादा बारिश नहीं होती, विंटर सीज़न में भी कम बारिश होती है. तो सीज़न पर तो डिपेंड करती ही है. उसके अलावा रेनफॉल डिपेंड करती है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है. मोस्टली जो रेनफॉल होती है वो 4 मंथ्स के बीच में आती है, जून टू सितंबर, फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून्स. दे आर अ फ्यू एरियाज लाइक द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल. हेयर द एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ओवर 300 सेंटीमीटर. West North Rajasthan, parts of Punjab, Haryana and Gujarat and some interior part of the Deccan Plateau and the area around Leh receive a low amount of rainfall. यहाँ पर बारिश कम होती है. Here the annual rainfall is only 50 centimeter और उससे भी कम rainfall होती है. All other parts of India receives a moderate amount of rainfall. The northwest Himalaya region receives some snowfall during winter. और जो west नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन है वहाँ पर विंटर के टाइम क्या होती है, स्नोफॉल होती है. नाउ कम टू द की पॉइंट्स. India occupies a large part of South Asia. It covers an area of 3.28 million square kilometer with a population of more than 1 billion. इंडिया जो है साउथ एशिया का लार्जेस्ट पार्ट इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं. द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय रेंजेस एंड द हिमालय रेंजेस. जो ग्रेटर नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उसमें क्या आती हैं, हिमालय रेंजेस आती हैं, ट्रांस हिमालय रेंजेस एंड द हिमालय रेंजेस. The northern plains are drained by the Indus, Ganga and Brahmaputra rivers. The coastal plains consist of Konkan and Malabar coast lagoons called backwaters. And the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal are the two major island groups of India. Two major group of islands हैं Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Islands. During the winter season, the days are warm and nights are bitterly cold. विंटर सीजन में क्या होता है, दिन वार्म होते हैं क्योंकि सनलाइट होती है और नाइट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. द बल्क ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स. इंडिया में जो ज़्यादातर बारिश आती है क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून्स. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.